हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। मैं नीतू सिंगल आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, अपन मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो अपन ने चालू कर रखा था, इस सीरीज को ही अपन आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्लांट फिजियोलॉजी का 12th चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें अपन ने देखा था कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उनमें से दो प्रकार के तत्व अपन ने देखे थे। एक होते हैं वृहद पोषक तत्व, दूसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व जो होते हैं उनमें CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि के बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा था। इनमें से NPK को अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे आगे के तत्वों को अपन डिटेल में देखते हैं। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कैल्शियम आयन अगला तत्व है अपना कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होता है मृदा से कैल्शियम के रूप में अवशोषित किया जाता है ना। ये मेरिस्टेमिक और जो विभेदित होते हुए जो टिश्यू हैं उनके लिए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। यानी एक तरह से अपन बोलें जो प्लांट्स की ग्रोथ है इन टिश्यूओं के द्वारा ही होती है, तो उनकी ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। दूसरा है मूल रॉ में जो वृद्धि होती है उसके लिए भी ये आवश्यक तत्व माना जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम होता है प्राणी पत्तियों में जमा हो जाता है। यानी किस रूप में जमा हो जाता है? कैल्शियम पैक्टेट के रूप में ये धीरे धीरे जमा होता चला जाता है। पौधों में इस तत्व का पुनः संगठन नहीं होता है, यानी ये तत्व एक ही बार बनता है। पुरानी पत्तियों में ये जो तत्व है फिर जमा होता चल जाता है। अब इसके हम कार्यों के बारे में देख लेते हैं। ये कुछ एंजाइम को सक्रिय व उपापचय कार्यों के नियंत्रण में इसका यूज किया जाता है। इस रूप में ये कार्य आता है। दूसरा है कैल्शियम है जो सेल डिवीजन में यांत्रिक सहारा प्रदान करने में, यानी सेल वाल के सिंथेसिस में इसका यूज होता है। सेल वाल सिंथेसिस में इसका यूज कैसे होता है? मध्य पटलिका में ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में जमा हो जाता है। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो सेल वाल होती है इसके निर्माण में जो मध्य पटलिका होती है उसमें ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। और इसकी अनिवार्यता इसके अलावा समसूत्री तर्कु निर्माण में और क्रोमोसोम संरचना के स्थायित्व में होती है। यानी समसूत्री विभाजन इसकी कमी से रुक जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो मेटाफेज स्टेज जो होती है समसूत्री विभाजन में, उसमें जो स्पाइंडल्स का निर्माण होता है वो कैल्शियम की उपस्थिति आवश्यक होती है। दूसरा जो क्रोमोसोम की संरचना बनती है उनका जो स्थायित्व है उनको स्टेबिलिटी प्रदान करने में भी ये आवश्यक होता है। सेल मेम्ब्रेन की सामान्य क्रियाओं में या पारगम्यता में भी इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन की अनियमितता हो जाती है। अपन ने देखा था कि समसूत्री विभाजन के लिए आवश्यक है, तो इसकी कमी से कोशिका विभाजन की अनियमितता हो जाती है। दूसरा जो मेरिस्टेम मृत्यु हो जाती है, यानी जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं जिनमें ये आवश्यक होता है उनमें की मृत्यु हो जाती है। तो पर्ण कैसी हो जाती है? सीड्स बेंडिंग। कई बार जो पर्ण होती है ना, अपन देखते हैं कि रोल रोल घूम जाती है, पत्तियां उनकी बैंड जैसी होने लगती हैं। वो किसकी कमी से होते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा ये एक जो टॉक्सिक तत्व होते हैं, यानी विषैले जो ऑक्जिलेट तत्व है, विषैले ऑक्जिलेट होता है उनके साथ जुड़ जाता है, उनको अविषैले कैल्शियम ऑक्जिलेट में परिवर्तित कर देता है। तो अपन ने कैल्शियम के बारे में देखा, एक बार आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा सा बता देती हूँ। यानी प्लांट्स में कैल्शियम के अवशोषण Ca+2 के रूप में होता है। मेरिस्टेमिक एवं विभेदित होते हुए टिश्यू में इसकी आवश्यकता होती है। और इसकी जो अनिवार्यता होती है, एक तो मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में, दूसरा समसूत्री तर्कु निर्माण में क्रोमोसोम संरचना के स्थायित्व में आवश्यकता होती है। अब इसके आगे हम अब नया तत्व देखते हैं। अगला तत्व है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो होता है वो प्लांट्स के द्वारा मैग्नीशियम+2 आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। ये जो तत्व होता है ना, जो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के लिए एक आवश्यक तत्व है। यानी क्लोरोफिल की जो बल्य संरचना का ये मुख्य घटक माना जाता है। दूसरा, कैरोटीनाइड्स के संश्लेषण में भी इसका यूज होता है। दूसरा, राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में भी यह सहायक होता है। राइबोसोम जो है वो मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में किस रूप में होता है? राइबोसोम सब यूनिट्स के रूप में पाया जाता है। तो 0.001 मोलर सांद्रता जो होती है वो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ने के कार्य करती है। हमारे शरीर में राइबोसोम 80S राइबोसोम जो होता है उसमें जो 40S और 60S जो सब यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ने में मैग्नीशियम आयन एक आवश्यक तत्व होता है।
सेल वॉल की मिडिल लेमिना में मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में ये भी पाया जाता है। यानी मिडिल लेमिना में कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन जो होता है उनमें भी कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको ये सक्रियता प्रदान करता है। इनमें कौन कौन से? हेक्सोकाइनेज और थायोकाइनेज जो एंजाइम्स होते हैं इनकी सक्रियता के लिए कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम तत्व आवश्यक होता है। डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी आवश्यक होता है। इसके अलावा इसकी जो कमी होती है, इसकी कमी से होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस रोग हो जाता है। दूसरा, एंथोसायनिन निर्माण भी होने लगता है जिससे पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो अपने मैग्नीशियम के भी इसकी कमी से होने वाले रोग और ये डेफिशिएंसी है, इसकी उपयोगिता, वो सब चीज़ देख ली। मुख्य रूप से किस किस में आवश्यक होता है? क्लोरोफिल के मुख्य स्ट्रक्चर की मुख्य घटक होता है। दूसरा, राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है उनको जोड़ने के लिए ये आवश्यक होता है। इसके अलावा अपन अगला तत्व अब देखते हैं। अगला तत्व है अपना सल्फर। सल्फर जो होता है वो सल्फेट SO4-2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये सिस्टीन, मिथियोनिन, ये जो मुख्य एमिनो एसिड्स होती हैं इनमें सल्फर मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है। तो ये फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा एमिनो एसिड में सल्फर होता है। तो सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टीन नामक एमिनो एसिड्स में ये पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स, थायमीन, बायोटीन होते हैं। कोएंजाइम में ग्लूटेथियोनाइन फेरेडॉक्सिन का भी ये मुख्य संघटक होता है। कौन? सल्फर। यानी विटामिन कौन कौन से? थायमीन, बायोटीन में उपस्थित होता है। कोएंजाइम में आवश्यक होता है। ग्लूटेथियोन और फेरेडॉक्सिन का भी ये मुख्य संघटक पाया जाता है। तेल संश्लेषण, क्लोरोफिल संश्लेषण में भी ये आवश्यक होता है। इनके लिए आवश्यक होता है। रूट नोडुल्स के निर्माण में भी इसकी ज़रूरत होती है, यानी इसमें भी ये आवश्यक तत्व होता है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये एक बाष्पशील तत्व होता है। इसमें सरसों, प्याज और लहसुन के जो ग्लूकोसाइड होते हैं वो सल्फर की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। इसके कारण इनमें तीक्ष्ण गंध आती है और इनकी जो तीक्ष्ण गंध होती है वो किसके कारण होती है? सिनग्रीन के कारण होती है। सिनग्रीन ये जो दो यौगिक होते हैं इनके कारण होता है। एलाइल ग्लूकोसिनोलेट और एलाइल ग्लूकोथियोसाइनेट, ये तत्व आप हमेशा या यौगिक याद रखेंगे। इन यौगिकों के कारण ही जो सरसों होता है, प्याज होती है, लहसुन होती है, उनमें तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। एलाइल ग्लूकोसिनोलेट और एलाइल ग्लूकोथियोसाइनेट, ये यौगिक आप फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी कमी से हो जाता है हरिमहीनता, पीलापन, नई पत्तियों में एंथोसाइनिन का निर्माण। तो ये इसकी अपन ने देख लिया किस किस में आवश्यक होता है। 2 एमिनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन में आवश्यक होता है। इसके अलावा ये थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम में ग्लूटेथियोमिन, फेरेडॉक्सिन का मुख्य घटक होता है। तेल संश्लेषण और क्लोरोफिल संश्लेषण में होता है। तेल, सरसों, प्याज और लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है। कौन से 2 यौगिक बनते हैं? एलाइल ग्लूकोसिनोलेट और एलाइल ग्लूकोथियोसाइनेट। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो तिलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें में कोई आ गया, सरसों आ गई, तो उनकी इष्टतम वृद्धि और उत्पादकता के लिए भी ये सल्फर आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स अपन ने ये देख लिया कि कौन कौन से वृद्ध पोषक तत्व है जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अपन ने पढ़े थे वृद्ध पोषक तत्व, अब पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? जो प्लांट की ग्रोथ और वृद्धि के लिए तो आवश्यक है लेकिन एकदम सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है वो है आयरन या लोहा। ठीक है, इसकी अनिवार्यता अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्वों से अधिक मात्रा में होती है, जो कि सूक्ष्म मात्रा में अपन ने देखे थे ना कितने चाहिए, 0.01 ग्राम पर मिलीलीटर। इनमें से भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व चाहिए? आयरन या लोहा होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। प्लांट्स में ये फेरिक आयन यानी Fe+3 के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है या इस रूप में ही लिया जाता है, जबकि इसकी जो क्रियाशील अवस्था होती है फेरस Fe+2 अवस्था होती है, जो एक सक्रिय अवस्था है और सभी उपापचय क्रियाओं के लिए
आवश्यक होती है। यानी जो प्लांट्स में जितनी भी रेस्पायरेशन की या फिर फोटोसिंथेसिस, जिन सभी क्रियाओं में ये जो आयरन आवश्यक होता है, उनमें Fe+2 अवस्था के रूप में ये यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखने का, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। EDS में Fe+2 और Fe+3 के रूप में इसको चेंज किया जाता है, यानी इसमें विपरीत ऑक्सीकरण होता है। दूसरा नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है, यानी N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसका भी ये मुख्य घटक होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम में कौन कौन से तत्व होते हैं? Fe और MO, यानी आयरन मॉलिब्डेनम तत्व होते हैं, जिनमें आयरन एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये फेरेटिन के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम और जो प्रोटीन्स होती हैं, उनका भी ये मुख्य भाग होता है। साइटोक्रोम में ये आयरन पोरफायरिन प्रोटीन के निर्माण में यूज़ होता है, और फेरेडॉक्सिन में ये FD के निर्माण में यूज़ होता है। ठीक है, कैटेलेज एंजाइम को सक्रिय और परऑक्सीडेज एंजाइम को सक्रिय करने में भी इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अपन ने देख लिया आयरन की ज़रूरत किस किस तत्वों में होती है। मुख्य रूप से ये Fe+2 के रूप में सक्रिय अवस्था में होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम आदि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए भी इन सब तत्वों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अब अपना अगला तत्व देखते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वो Mn+2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय की जो कुछ एंजाइम होते हैं, उनको सक्रिय करने का कार्य करता है। इनमें मुख्य रूप से डीकार्बोक्सिलेज, प्रकाश संश्लेषण में डीकार्बोक्सिलेज, श्वसन में डिहाइड्रोजिनेज, नाइट्रोजन उपापचय में नाइट्राइट रिडक्टेज, हाइड्रोक्सिल एमिन रिडक्टेज जो एंजाइम्स होते हैं, उनके सक्रियण के लिए मैग्नीज आयन आवश्यक होता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ना फ्रेंड्स, वो मुख्य कार्य क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस में जल के अणुओं का विखंडन व O2 उत्सर्जित करना। यानी जो फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है, किसमें होती है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो फोटोलाइसिस होता है, जल के अणुओं का विघटन होता है उसके, और उनमें से जो O2 निकलती है, उन सब के लिए मैग्नीज आयन एक मुख्य रूप से आवश्यक होता है। यानी मैग्नीज की अनुपस्थिति में ये प्रोसेस नहीं हो पाती है। जल की जो इलेक्ट्रॉन होती हैं PS सेकेंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से मार्श स्पॉट ऑफ पी और गोभी का श्वेत कली का रोग, पादप का लघु पत्रक रोग हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मैग्नीज का मुख्य कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो जल अपघटन की क्रिया होती है, उस क्रिया में मैग्नीज मुख्य घटक के रूप में आवश्यक होता है। अब अगला तत्व देख लेते हैं। अगला तत्व है हमारा जिंक। ठीक है, जिंक होता है वो Zn+2 के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। पत्रक पोषण से भी ये अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, उसको ये सक्रिय करने का कार्य करता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, उसको भी ये क्रियाशील करता है। दूसरा एक देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, उसके साथ ये कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक है वो कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। फ्लोरिंग में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। यानी फ्लोरिंग जो पुष्पन होता है, उसके लिए भी ये मुख्य भूमिका के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, जो हार्मोन जो होता है, पादप हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसमें जो एक जिसके पूर्ववर्ती होता है ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है ना। तो ट्रिप्टोफैन के साथ जिंक की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। इसकी एब्सेंस में जिंक ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाता है। इसकी कमी से चावल का खैरा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? चावल का खैरा रोग होता है। तो अपन ने जिंक के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया। इसके बाद अगला तत्व आता है अपना कॉपर। कॉपर जो होता है वो भी एक प्लांट्स के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। ये क्यूप्रिक आयन या Cu+2 के रूप में इसका अवशोषण होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम्स A और 3 में के साथ ये पाया जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसेस में काम में आता है।
इसका ऑक्सीडेशन भी Cu+ से Cu+2 में ऑक्सीकृत होता है, यानी विपरीत दिशा में इसका ऑक्सीकरण होता है। प्लांट्स के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। प्लांट्स में जो भी समस्त उपापचय क्रियाएं होती हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस की हो, चाहे रेस्पायरेशन की हो, या कोई अन्य क्रिया हो, उन सब के लिए कॉपर आवश्यक तत्व है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इसका मुख्य कार्य होता है। इसकी कमी से नींबू का डाइवेक रोग, धान्यों का दालों में रिक्लेमेशन रोग, या आलू कंद का काले, आलू हमारे जो काले पड़ जाते हैं ना, किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। दूसरा जो नींबू का डाइवेक रोग, ये एक मुख्य रोग है, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि नींबू का डाइवेक रोग किसकी कमी से होता है, तो वो कॉपर की कमी से होता है। इसके अलावा इसमें कुछ और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं फ्रेंड्स, जिनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। उसमें है बोरॉन, एक तत्व है बोरॉन। बोरॉन का अवशोषण किस रूप में होता है? BO3 या B4O7-2 आयनों के रूप में इसका अवशोषण होता है। ये एकमात्र एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसमें एंजाइम से इसका कोई संबंध नहीं होता। अभी तक अपने सारे तत्व होते हैं किसी न किसी एंजाइम को क्रियाशील करते हैं, पर ये जो बोरॉन होता है वो किसी भी एंजाइम को क्रियाशील नहीं करता है, यानी एंजाइम से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसकी जो अनिवार्यता होती है, वो बोरॉन की अनिवार्यता किस में होती है? Ca+2 वो ग्रहण व उपयोग करने में। Ca आयन को जो ग्रहण किया जाता है ना, उसके लिए भी बोरॉन आवश्यक होता है। झिल्ली की कार्यशीलता के लिए आवश्यक होता है। परागकण या पॉलन ट्यूब के निर्माण में तो आपने देखा ही बोरॉन का एक मुख्य कार्य होता ही है। मुख्य रूप से ये ज़्यादातर यही पूछा जाता है इसमें कि जो परागकण पॉलन ट्यूब के निर्माण में कौन से तत्व का यूज़ होता है, तो बोरॉन का यूज़ होता है। इसके अलावा कोशिका दीर्घीकरण में, कोशिका विभेदन में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण, यानी फ्लोएम के जो संवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा जो भोजन कार्बनिक पदार्थों का पत्तियों से विभिन्न अंगों में जो ट्रांसफर होता है, उसके लिए भी बोरॉन आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बीट में हार्ट रोग, रोट रोग और अंगूर का हैंड व चिकन रोग बोरॉन की कमी से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन रोगों को भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसका अगला तत्व है, हमारा अगला तत्व है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एक ऐसा तत्व है जो आवश्यक है, लेकिन न्यूनतम सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक तत्व होता है। मॉलिब्डेट आयन के रूप में, यानी MOO2+2 आयन के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। नाइट्रोजन उपापचय के जो अनेक एंजाइम्स होते हैं, नाइट्रोजनेस, नाइट्रेट रिडक्टेस का भी एक घटक या कोफैक्टर के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनेस एंजाइम में मैंने आपको बताया था कौन कौन से तत्व होते हैं, Fe और MO। तो Fe मुख्य घटक होता है और MO इसका कोफैक्टर के रूप में होता है। इसकी कमी से कौन सा होता है? नींबू का पीत धब्बा रोग या गोभी का विपटेल रोग। फ्रेंड्स, ये पूछ लेना, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि गोभी का विपटेल रोग या नींबू का पीत धब्बा रोग है, वो किस तत्व की कमी से होता है? वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अब हम अगला तत्व देखते हैं। अगला तत्व है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन होता है वो Cl- के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। मोस्टली अपन ने देखे सारे जो तत्व होते हैं प्लस आयन के रूप में अवशोषित होते हैं, केवल एक क्लोरीन ऐसा तत्व है जो माइनस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये मुख्य रूप से K+ और Na+ के साथ मिलकर जो सेल होती है, सेल में विलय सांद्रता और कैनाइन कैटायन जो है उनके संतुलन को निर्धारण करने में सहायता करती है। क्लोरीन का मुख्य कार्य यही होता है आयनों का संतुलन बनाए रखना। ये पोटेशियम के संग और Na+ के साथ मिलकर सेल में आयनों का संतुलन बनाए रखने का मुख्य कार्य करती है। इसके अलावा एक कार्य और है क्लोरीन का, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो जल अपघटन की क्रिया होती है, जिसमें O2 का निष्कासन होता है, उसमें ये जो मैग्नीज आयन होता है उसके साथ क्लोरीन भी आवश्यक होती है। यानी मैग्नीज और क्लोरीन दोनों आयनों की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस में जल अपघटन की क्रिया होती है। तो इसके दो मुख्य कार्य हो गए, एक तो सेल्स में आयन का संतुलन बनाए रखना, दूसरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जल अपघटन की क्रिया में मैग्नीज के साथ सहायता करना। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा तत्व होता है निकिल, जो सबसे बाद में पाया गया था। यह भी पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो पादपों की वृद्धि और विकास के लिए एक और तत्व आवश्यक होता है निकिल। ठीक है, अब हमें बताता है कि ये जो तत्व अपन ने जो पढ़े थे, ये सारे तत्व देखे थे, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्ध पोषक तत्व जो अपन ने सारे पढ़ लिए हैं। इन तत्वों की कमी से, इन तत्वों की कमी से या जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इनके कारण जो मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं वो अपन ने एक बार हर
उसमें देखे थे, लेकिन एक बार एक समरी के रूप में इनको अपन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत कौन से आता है। एक तो अपन ने देखा था मुख्य रूप से क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन आना। पत्तियां जो पीली पड़ती हैं वो किसके कारण होती हैं, क्लोरोसिस के कारण, जिसको हम हिंदी में हरिमहीनता भी बोलती हैं। ये कौन कौन से तत्वों की कमी से होता है, एन, के, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम की कमी से। तो मैंने एक साथ आपको बता दिया कि क्लोरोसिस किन तत्वों की कमी से होता है। ठीक है, दूसरा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो जाती है, यानी प्लांट्स की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है, नेक्रोसिस। ये मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस की समस्या आती है। तो ये मैंने फ्रेंड्स ये अलग अलग आपको बता दिए हैं ताकि आपको एक साथ भी है याद रखें कि कौन सी तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है। कोश का विभाजन रुकना, कोश का सेल डिवीजन जो होता है वो अगर किन तत्वों की कमी से नहीं होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की जब उपस्थिति होती है या इनकी कमी होती है तो कोश का विभाजन रुक जाता है। पुष्पन में देरी, अगला है पुष्पन में देरी। पुष्पन में देरी किससे, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने पर पुष्पन में देरी हो जाती है। अवरुद्ध पादप वृद्धि और दूसरा अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना, ये भी इन तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। फ्रेंड्स ये मैंने सारे एनसीईआरटी से ऐसे केसेस में लिखे हुए हैं जो लिए हैं, तो आप इनको एक बार याद करना। ठीक है, इसके अलावा देखो सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता यानी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होती है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनमें खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भाग में 10% की कमी करे वो अविश खनिज आयन कहते हैं। यानी क्या होता है कि सूक्ष्म पोषक जो होते हैं अगर उनकी किसी भी तत्व की अधिकता हो जाए और उसके कारण पौधे की या प्लांट्स की ग्रोथ की जो वृद्धि है वो कम होने लगे तो उनको कहते हैं आविश खनिज आयन, टॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इनमें एक मुख्य उदाहरण दे रखा है मैंगनीज, जो कि एक आवश्यकता का मुख्य लक्षण है और इसकी कमी से भूरे धब्बों, इसकी अधिकता से भूरे धब्बों का आविर्भाव होता है, भूरे धब्बों का निर्माण होता है जो कि क्लोरोटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। मैंगनीज क्या करता है, मुख्य रूप से आयरन और मैग्नीशियम जो होता है उसके साथ मैंगनीज अंतर्ग्रहण में और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। यानी जो प्लांट्स आयरन और मैंगनीज का जो अवशोषण करता है ना, तो उसके साथ जो मैंगनीज आयन की अगर अधिकता हो जाती है तो वो उनके साथ वह प्रतियोगिता करता है और उसकी प्रतियोगिता के कारण प्लांट्स में आयरन और मैग्नीशियम की कमी होने लगती है। दूसरा, इसके अलावा जो मैंगनीज होता है वो स्तंभ शीर्ष या प्रहोर शीर्ष में कैल्शियम के स्थानांतरण को भी बाधित करता है, यानी मैंगनीज की अधिकता होने पर कैल्शियम का स्थानांतरण रुक जाता है। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि मैंगनीज की अधिकता से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो यानी यह आती है सूक्ष्म पोषकों की टॉक्सिसिटी, इसको बोलते हैं, जिससे दूसरे तत्वों की कमी आ जाती है। अब फ्रेंड्स अपन ने देख लिया कि कौन से तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं। एक बार इन तत्वों की अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मिनरल एब्जॉर्बेशन यानी खनिज आयनों का जो अवशोषण है उसकी कौन सी विधि होती है, किस तरह से ये प्लांट्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पहले मुख्य रूप एक बार आपको बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं वो जाइलम के द्वारा खनिज आयनों का अवशोषण करते हैं, पर इनकी गति कैसे होती है, उनकी गति होती है वो अविवाह होती है, इनफ्लक्स होती है। इसमें दो प्रकार की गति होती है, कोशिका के अंदर अगर इनका जाते हैं तो इनफ्लक्स या अंतर्बाह्य कहते हैं, और कोशिका के बाहर इनकी गति होती है, इसको बहिर्वाह या इफ्लक्स कहते हैं। इनका जो अवशोषण होता है वो दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, कोशिकाओं के जो मुक्त या जो बाह्य स्थान होते हैं उनमें तीव्र गति से आयनों का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, इनमें जो आयनों का अंतर्ग्रहण होता है वो निष्क्रिय अवशोषण होता है, यानी निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है, इनमें कोई एटीपी का यूज़ नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो एपोप्लास्ट होता है वो एक आयन चैनल का निर्माण कर लेता है। आयन चैनल के निर्माण के कारण किससे होता है, ट्रांसझिल्ली प्रोटीन से आयन चैनल का निर्माण होता है, जो कि एक चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं, और इसलिए इस विधि को निष्क्रिय गति इनकी होती है और इसको हम आयन विनिमय विधि भी कहते हैं, जिसके द्वारा अब अपन इसकी देख लेते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो सेल्स का जो आंतरिक स्थान होते हैं
उनमें सिम्प्लास्ट के द्वारा धीमी गति से अंतर्ग्रहण होता है। तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, आयनों का प्रवेश और जो निष्कासन होता है उनमें उपापचय ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, यानी एटीपी का इनमें यूज होता है। अपन ने देखा एपोप्लास्ट में एटीपी का यूज नहीं होता, इसलिए इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और सिम्प्लास्ट की प्रोसेस में उपापचय ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, इसे एटीपी यूज होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जो लवणों का सक्रिय अवशोषण का कार्य करती है, यानी लवणों के सक्रिय अवशोषण के द्वारा लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपन ने देखा ये जो मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो पूरा मैंने आपको आज करा दिया है। इसके 3 पार्ट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स को आप देखिए, पहले की भी जो 2 पार्ट्स हैं उनको भी देखिए, और जिससे आपको जो एनसीईआरटी है वो एक मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और एक बहुत अच्छे से इसको पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर को आपको क्लियर करा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे होप है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आगे हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।